हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल फैक्ट्री। हम क्यूएमएस या क्वालिटी रिलेटेड सीरीज या टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, आपको नॉलेज बांटते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हमें आपके लिए बहुत सारे हमारे यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि जो बेसिक कंसेप्ट है क्वालिटी सिस्टम रिलेटेड या क्वालिटी रिलेटेड, तो उसके बारे में तो कुछ सीरीज वगैरह बनना चाहिए, तो हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट्स, जो 4 बेसिक कंसेप्ट है जो जूनियर लेवल जो इंजीनियर्स रहते हैं या क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 क्वालिटी के बेसिक टर्म्स के बारे में। उसमें है कि पीपीएम, स्क्रैप कॉस्ट, रिवर्क और रिपेयर। तो ये वीडियो में हम देखेंगे ये 4 बेसिक कंसेप्ट के बारे में, इनको बेसिकली अंडरस्टैंड करके लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली वर्ल्ड ओवर यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में रिजेक्शन काउंट करने के लिए, वो है पीपीएम। पीपीएम क्या है? पीपीएम है पार्ट पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म जो है वो पार्ट पर मिलियन है। एंड इट इज़ अ मेजरमेंट यूज बाय मेनी कस्टमर्स टू मेजर द क्वालिटी परफॉर्मेंस। मतलब जो रिजेक्शन है या ओवरऑल प्रोसेस का क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या चलता है, वो रिजेक्शन परसेंटेज या मतलब 100 में 10 पार्ट रिजेक्ट अगर हो गए तो वो 10% रिजेक्शन में काउंट नहीं किया जाता। इंडस्ट्री है अभी ऑटोमेशन हो गई है, बहुत सारे मतलब लीन टूल्स आ गए हैं, कंसेप्ट आ गए हैं क्वालिटी कंसेप्ट, तो उसके यूज़ के वजह से जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है बहुत ही इंप्रूव हो गए, तो वो परसेंटेज में काउंट नहीं किया जाता। तो उसके लिए जो टियर टूल है सिक्स सिग्मा के बेस पे आया है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म जो है मैंने बताया कि पार्ट्स पर मिलियन। इसके नाम में ही है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में जब एक पार्ट रिजेक्ट होता है तो उसे एक पीपीएम करके काउंट किया जाता है। सो बेसिकली पीपीएम इज यूनिट वी कैन से फॉर द रिजेक्शन काउंटिंग। ओके, so the definition 1 ppm means 1 defect in 1 million, that is एक डिफेक्ट 10 लाख जब पार्ट बनेंगे अगर एक पार्ट रिजेक्ट होता है, so that is called as 1 ppm। so इसके वजह से ppm का जो फॉर्मूला हम बता सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला, that is equal to number of defective parts divided by total produced part into 1 million, मतलब 10 लाख। so जब जितने भी हमने प्रोडक्शन निकाला, दैट इज टोटल प्रोड्यूस पार्ट्स, उसमें जितने पार्ट नंबर ऑफ पार्ट डिफेक्टिव निकले या रिजेक्शन निकले, दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 10 लाख से। इससे जो वैल्यू आएगी उसे हम पीपीएम करेंगे, वो प्रोसेस का वो पीपीएम है, दैट इज रिजेक्शन परसेंटेज। गुड सप्लायर है उसके लिए डिफेक्ट रेट जो कंसिडर किया जाता है कि लेस देन 1%, कि पहले जो था तो परसेंटेज में रिजेक्शन काउंट किया था। अगर पीपीएम की भाषा में बोले तो वो 10,000 पीपीएम है। बट जैसे कि लीन टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता है, बहुत सारे क्वालिटी के अभी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्वालिटी जीरो डिफेक्ट के ऊपर, इंडस्ट्री जो है जीरो डिफेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो विद द करंट सिनेरियो टारगेट पीपीएम शुड बी लेस देन द 100 पीपीएम फॉर द एट द कस्टमर एंड और इन हाउस, जो भी हम बोल सकते हैं। इंडस्ट्री ये वैरी होता जाता है। सो ये था पीपीएम। अगर पीपीएम को हम जैसे बोला कि 6 सिग्मा के साथ जोड़ेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ 6 सिग्मा आपने सुना ही रहेगा, तो उसमें प्रोसेस वेरिएबिलिटी जो है उसमें 2 सिग्मा जब हम कंसिडर करते हैं, उसके लिए सीपी जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो 0.67 है। जैसे कि आपकी मालूम रहेगा कि एज पर AIG ऐसा जनरल स्टैंडर्ड नहीं है, बट ये इंडस्ट्री जो है 1.33 के ऊपर सीपी प्रोसेस कैपेबिलिटी मांगती है। अगर 2 सिग्मा के ऊपर हम काम करेंगे जिसमें प्रोसेस वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें 2 सिग्मा में जो पीपीएम हम काउंट कर रहे हैं वो 45,000 पीपीएम है, 45,500 पीपीएम, दैट इज 4.56% रिजेक्शन। उस पर हम टिपिकली एक्शंस क्या लेंगे, तो हेवी प्रोसेस कंट्रोल हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा सॉर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 45,000 पीपीएम ये बहुत ही ज़्यादा होता है जब रिजेक्शन परसेंट बहुत ही ज़्यादा है। अभी ये 4.5% है, जैसा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कास्टिंग, वहाँ पे कुछ रिजेक्शन होना ही, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रिजेक्शन। तो उस केस में ये 2 सिग्मा प्रोसेस वेरिएबिलिटी हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम थोड़ा और प्रोसेस कंट्रोल में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 3 सिग्मा है, उसमें पीपीएम का जो वैल्यू है वो 2700 पीपीएम किया है। उस पर थोड़े प्रोसेस ज़्यादा कंट्रोल है 2 सिग्मा के कंपेरिजन में, उस पर थोड़ा प्रोसेस कंट्रोल हमें हेवी डालना पड़ेगा, उसमें इंस्पेक्शन ऐड करना पड़ेगा। रिजेक्शन थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी हमें इंस्पेक्शन के थोड़े एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, गेट्स, क्वालिटी गेट जिसे हम बोलते हैं।
अगर जब जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे 4 सिग्मा, उसमें हम CP जो हमारा अचीव कर लेते हैं टारगेट 1.33, दैट इज 64 ppm। तो यहाँ पे हमारा रिजेक्शन बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही नैरो स्पैम हो गया है। तो वहाँ पे रिड्यूस री इंस्पेक्शन हमें लगेगा और सिलेक्टेड यूज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे ही हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये था PPM। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसमें स्क्रैप कॉस्ट। स्क्रैप कॉस्ट क्या है? तो स्क्रैप एंड रिवर्क इज डिफाइंड एज अ मटेरियल दैट इज एडेड इन प्रोडक्शन बट इज नॉट पार्ट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। मतलब हमने पार्ट प्रोड्यूस किए हैं बट हमारे जो इंटेंडेड प्रोडक्ट है तो उसका जो रिक्वायरमेंट्स है या प्रोडक्ट जो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो उसने मैच नहीं किया है या मीट नहीं किया है। So because the cost of the scrap material does not add a value to this is non-value added product जिसे हम बोल सकते हैं, does not add the value to the organization, it gets included in the calculation for the total cost of quality और poor quality, जिसे हम COPQ कहते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में हम COPQ के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। This measures the sums of all costs associated with the poor quality or product failure, including rework, scrap, warranty cost and other cost incurred in preventing or resolving the quality problems। मतलब सिर्फ जो हम COP के बारे में बात कर रहे हैं वो मतलब ये नहीं कि जो पार्ट रिजेक्ट हो गए तो उसको हैंडल करने के लिए जो भी हमें कॉस्ट आ गया तो उसके बारे में COP पे, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्क्रैप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है या स्क्रैप कॉस्ट क्या होता है? तो नंबर ऑफ पार्ट्स रिजेक्टेड इनटू कॉस्ट पर पीस। तो ये है फॉर्मूला, जितने हमारे पार्ट रिजेक्ट हो गए इनटू डायरेक्टली उसका जो भी पार्ट का कॉस्ट रहेगा, दैट इज स्क्रैप कॉस्ट। तो स्क्रैप कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन रुपीस, ऑब्वियसली उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके प्राइस से। तो एंड टू बी मॉनिटर्ड ऑन डेली एंड मंथली बेसिस। ये क्यों है? तो जो भी ओनर से या मैनेजमेंट को पता चलता है कि हमारे जो प्रोसेस है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्क्रैप कॉस्ट ज़्यादा है तो मतलब वो ऑब्वियसली बिजनेस उनका तो डाउनग्रेड है या लॉस में चल रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है कि स्क्रैप कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। टारगेट फॉर स्क्रैप कॉस्ट आर डिसाइड बाय टॉप मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मैनेजमेंट रिव्यू। जो मैनेजमेंट के रिव्यू होते हैं मंथली बेसिस पे या मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स जो होते हैं हमारे में जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें इनका टारगेट सेट किया जाता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस और फ्यूचर गोल जो भी है एज वेल एज कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है, ये बेस पे इनका स्क्रैप कॉस्ट का टारगेट। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर जो भी ऑडिट्स वगैरह आपके होते हैं या विजिट्स वगैरह होते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाता है, क्योंकि रिवर्क में थोड़ा रिस्क है। रिवर्क इज डिफाइंड एज अ करेक्टिंग ऑफ अ डिफेक्टिव, फेल्ड और नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स ड्यूरिंग और आफ्टर इंस्पेक्शन। मतलब जो भी फेल्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया है, उसे हमें जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मैच करना है, क्योंकि जिसे हम ओके प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसे हम जो भी करेक्शंस करेंगे या उसमें कुछ एडिशन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं रिवर्क। तो इसमें दो कंसेप्ट है, रिवर्क एंड रिपेयर। तो अब इसमें रिवर्क क्या है कि उसमें अगर हम कुछ करेक्शंस कर रहे हैं और उसे ओके प्रोडक्ट के जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर मैच कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिवर्क। सो ये रिवर्क इंक्लूड ऑल फॉलो एफर्ट्स सच एज डिसअसेंबली, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रीअसेंबली एक्सेट्रा। एंड रिवर्क इज डिफाइंड एज अ वर्क टू करेक्ट द डिफेक्ट। जैसे हमने पता है कि जो भी रिजेक्ट पार्ट है उसे हम जब करेक्ट करेंगे तो उसे रिवर्क बोलते हैं। एज पर ISO एंड ITF, रिवर्क इज एन एक्शन ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट। जो क्लॉज नंबर 8.7.1.4 है ITF के स्टैंडर्ड में, इन ITF डिफाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट विद द रिवर्क रिस्क एनालिसिस और FMA प्रायर टू रिवर्क परफॉर्म। बहुत सारा ITF के जो ऑडिट्स होते हैं तो इसमें रिवर्क के लिए एनसी आता है कि रिवर्क वो कर रहे हैं, उनके पास सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी है, लेकिन रिवर्क इज जनरली नॉट अडॉप्ट। तो ऑलरेडी रिजेक्शन पार्ट था उसे हम ओके बना रहे हैं, तो उसमें कुछ रिस्क रहता है। कभी कभी वो 100% ओके नहीं होता, उस दौरान ये पास होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए हमें रिवर्क का पहले रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। रिवर्क रिस्क एनालिसिस क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिवर्क के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो रिवर्क जो है क्या बताए कि वर्क टू डन टू करेक्ट द डिफेक्ट। उसके बाद रिवर्क का ही एक कंसेप्ट है कि रिपेयर। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? एज पर ISO एंड ITF इनकी स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन है। रिपेयर इज एन एक्शन ऑन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंडेड यूज। A successful repair of a non-conforming product does not necessarily make the product or service conform to the requirement.
मतलब क्या है कि रिपेयर हम मुझे रिपेयर, जैसे कि आपको नाम में से ही पता चल जाएगा, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। वो ऑलरेडी रिजेक्ट था, लेकिन हम उसमें समझो कुछ तो एडिशन कर रहे हैं, जैसे उसे हम वेल्डिंग करेंगे या उसमें कुछ तो मटेरियल एडिशन करेंगे, लेकिन वो जैसा एक्चुअल प्रोडक्ट रेगुलर में होना चाहिए उसके ऊपर वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि हम वेल्डिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट 100% जैसा ओके पहले था वो ऐसा नहीं बनता, तो उसमें वो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या उसके जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज है वो मैच करने के लिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लॉज नंबर 8.7.1.5 जो IATF में डिफाइन किया है कि कंट्रोल ऑफ रिपेयर प्रोडक्ट, सो उसमें उसके लिए हमें उसका रिस्क एनालिसिस और FMEA करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस। ये थोड़ा हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसमें हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसमें आपको कुछ भी क्यूरीज रहेगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो हम उसके आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपको ये हमने 4 कंसेप्ट जो भी हमारे यूजर्स ने रिकमेंड की थी तो उसके बारे में हमने बताया। अगर आपको और इसके बारे में कुछ कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं और उसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।